चलें स्टार्ट करते हैं। तो ये हमने कुछ डिस्कशन कर ली थी और मुझे याद दिला दिएगा, मैं इसका ना लिंक शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ, ठीक है। इसका URL मेरे दिमाग से निकल जाता है तो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, फिर आप लोग उसको देख भी लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और कुछ रिमेनिंग प्लॉट्स हैं उनको हम देखते हैं। सही है, तो हमने फैसेट प्लॉट बनाना सीख लिया था। फैसेट प्लॉट का मतलब एक ही आपका कैनवा होगा, लेकिन उस कैनवा पर आप क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं अपने पैरामीटर्स के बिहाफ पे ग्राफ को, ठीक है। ग्राफ को स्प्लिट कर सकते हैं पैरामीटर्स के बिहाफ पे। तो हमने टिप्स, टोटल व्हील और टिप, ये 3 वैल्यूज़ पास करके अपना ग्राफ बना दिया सिंपल सा, ठीक है। लेकिन फिर काइंड में बताया कि स्केटर रखना है, ठीक है। और काइंड का यूज़ किया हमने फिगर लेवल फंक्शन के लिए, हमने काइंड यूज़ करना होता है, ठीक है। अच्छा, फिर आगे बढ़े। ह्यू में हमने जेंडर का बताया, तो उसने क्या किया था, जेंडर के बिहाफ पे हमारे 2 प्लॉट बना दिए थे सिंपल, ठीक है। अगर मैं इसको दिखा दूँ दोबारा से एक मरतबा रिकैप हो जाएगा, इतना पार्ट में हटा देता हूँ। तो यहाँ पर अच्छा सॉरी, एक ही प्लॉट बनाया, लेकिन उसने क्या किया, प्लॉट के अंदर कलर्स की मदद से दोनों डेटा पॉइंट्स को डिफ्रेंशिएट कर दिया कि भाई ये मेल के पॉइंट्स हैं, ये फीमेल के पॉइंट्स हैं, ठीक। तो फिर हमने क्या किया था, हमने कॉल का यूज़ किया। तो हमने क्या बोला इसको कि क्या करो, जेंडर के बिहाफ में मेरे ग्राफ को स्प्लिट कर दो, ठीक है। मुझे थोड़ा सा काम है, अगर मैं हो सका आपकी ऑफिस से पहले आ जाऊँगा, नहीं तो दुकान में ही आउट वगैरह बता दिया लगा लेते, राइट। कोई काम हो तो मुझसे नहीं कॉल लेते, ठीक है। तो क्या किया हमने, इसको जेंडर के बिहाफ पे कॉलम में डिवाइड कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, स्प्लिट कर दिया। तो अब ये सेपरेट हो गया आ गया, ये मेल के पॉइंट्स और ये फीमेल के पॉइंट्स। लेकिन अगर अभी भी हम चाहें तो आपको मालूम है डेटा के अंदर हमारे पास और भी कैटेगोरिकल कॉलम्स मौजूद हैं, लाइक स्मोकर, डे और टाइम। तो हम इनका यूज़ करके भी फर्दर इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं या ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी थी, और वो क्या क्या थी, हमने क्या लिखा कि रो में डे के बिहाफ पे डेटा शो करवा दो, और स्टाइल में टाइम रख दो कि किस टाइम पर आए थे, और साइज़ के अंदर साइज़ बता दिया कि अगर कोई बंदा ज़्यादा बंदों के साथ आ रहे, ज़्यादा लोगों के साथ आ रहे, तो उसका साइज़ हमें फिर बड़ा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो जैसे ये एक आपको बड़ा दिखने को मिल रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स ऊपर की तरफ ये आपके देखने सर्कल्स बड़े आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हमने चीज़ें देख ली थी, ये हमारा फैसेट प्लॉट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, फैसेट प्लॉट याद रखें सिर्फ किसकी मदद से बनता है, फिगर लेवल फंक्शन की मदद से बनता है फैसेट प्लॉट, ठीक है। एक्सिस लेवल फंक्शन से नहीं बन सकता। तो ज़रा बताएं जल्दी से, हमने कौन कौन से एक्सिस लेवल फंक्शन पढ़े थे लास्ट क्लास में? जी, लास्ट क्लास में कौन कौन से एक्सिस लेवल फंक्शन डिस्कस किए थे? नहीं, ऐसा नहीं करें यार। एक तो स्कैटर प्लॉट था और एक लाइन प्लॉट था, यही नाम थे उनके, याद है? तो मैं लिखता हूँ SNS डॉट स्कैटर प्लॉट, और डेटा में मैंने टिप्स पास करी, एक्स पर रखा मैंने टोटल व्हील, और वाई पर रखा टिप, सही है। तो यहाँ तक तो काम कर जाएगा, सही, मसला नहीं है इसको। लेट्स मैंने इसमें ह्यू में जेंडर भी जिक्र कर दिया, तो अभी भी ये काम करेगा, मसला नहीं है। लेकिन अब मैं बोलता हूँ इसको क्या करो कि जेंडर वाइज ना सेपरेट कर दो, स्प्लिट कर दो मेरे प्लॉट को, ठीक है। तो ये काम नहीं कर सकता। अच्छा, अगर मुझे इसको स्प्लिट करना है तो 2 तरीके हैं। कॉलम के भी आप हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं कि कॉलम में मुझे दिखा दो फर्दर सेपरेट करके, या रो में दिखा दो, ऊपर और नीचे वाले ग्राफ दिखा दो। तो दोनों में से कुछ भी नहीं करेगा। मैंने कहा कॉल, और मैंने कॉल के अंदर लेट से वही जेंडर वाली बात करी, तो ये यहाँ पर क्रैश हो जाएगा, बोलेगा गॉट एन अनएक्सपेक्टेड आर्ग्यूमेंट कॉल, मतलब ये समझता नहीं है इस चीज़ को, कॉल क्या होता है, रो क्या होता है। क्यों? क्योंकि ये आपका एक्सिस लेवल फंक्शन है, ठीक है। सिमिलरली अगर लाइन प्लॉट की बात करें तो लाइन प्लॉट भी काम नहीं करेगा। लाइन प्लॉट क्या होता है, लाइन प्लॉट वो भी हमारा एक्सिस लेवल फंक्शन है। तो सिंपल क्या लिखना होगा मुझे, SNS डॉट लाइन प्लॉट, बस यही उसका नाम है, ठीक है। तो ये भी एरर दे देगा, और वही बोलेगा कि कॉल क्या लिखा समझ नहीं आ रहा, ठीक है, अनएक्सपेक्टेड है उसके लिए ये चीज़, ठीक।
अच्छा चलें ये वाला बना दें। क्या करना है हमने, रिलेशनल प्लॉट का यूज़ करना है। और रिलेशनल प्लॉट किस तरह का फंक्शन है भाई, इधर जल्दी से बताएं। रिलेशनल प्लॉट किस तरह का फंक्शन है हमारा, फिगर या एक्सिस, फिगर लेवल फंक्शन है, ठीक है। फिगर लेवल फंक्शन के बेनिफिट्स क्या होते हैं कि उसका फैसेट प्लॉट बना सकता हूँ उसकी मदद से। उसके अंदर लेकिन एक बात होती है कि अगर फिगर लेवल फंक्शन यूज़ करें तो हमें काइंड का आर्ग्यूमेंट एक्स्ट्रा यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। तीसरी बात कि फिगर लेवल फंक्शन की पावर ये है कि आप उसकी मदद से एक ही फंक्शन का यूज़ करेंगे लेकिन काइंड के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ देके आप क्या कर सकते हैं, उसकी ग्राफ की नेचर को चेंज कर सकते हैं, सही है। तो चले हम यहाँ पे रेल प्लॉट यूज़ करते हैं। रेल प्लॉट मतलब रिलेशनल प्लॉट का मैं क्या लिखूँगा, SNS डॉट रेल प्लॉट, डेटा में बताया क्या टिप्स को, और लेट से हमने क्या रखना है अभी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी और GDP पर कैपिटा, ठीक है। GDP एक मेजर होता है, एक पैरामीटर होता है, तो वो हमारे डेटा के अंदर मौजूद है। मैं दिखा देता हूँ आपको डेटा। एक आपको याद होगा हमने गैप के नाम से डेटा सेट को लोड किया था और इसमें ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी डेटा मौजूद था, सही है। तो इसमें कुछ पॉपुलेशन से रिलेटेड डेटा भी मौजूद है, GDP पर कैपिटा भी मौजूद है, ठीक है, कि कंट्री की उस ईयर में क्या ग्रोथ थी, ठीक है। या आई थिंक ये पूरे कंट्री के हिसाब से बात होती है। GDP के अंदर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होती है इसका पूरा वर्ड, और इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ होता है, ठीक है। काफ़ी सारे पैरामीटर से मिलके बनता है, लेकिन ये जितना ज़्यादा होगा मतलब कंपनी उतना ही सॉरी कंपनी नहीं, कंट्री उतना ही वेल्दी है, उतना ही मतलब फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंट्री है, सही है। तो पाकिस्तान का जो GDP पर कैपिटा होता है ना, वो जितना है वो सिर्फ अमेज़ोन का उतना ये वैल्यू आती है। मतलब पूरे पाकिस्तान का ये जो नंबर बन के आता है ना प्रॉपर पूरी कैलकुलेशन के बाद, सिर्फ अमेज़ोन जो कंपनी, नाम सुना होगा ना अमेज़ोन, ऑपरेट करती है डिफरेंट कंट्रीज़ में, सिर्फ उस कंपनी का इतना GDP पर कैपिटा है जितना पूरे पाकिस्तान का निकल कर आता है, समझ रहे हैं। सिर्फ वो एक कंपनी पाकिस्तान मतलब जितना भी ग्रोथ करता है ना, वो एक कंपनी करती है US की, सही। तो खैर अब क्या करते हैं, हमने क्या करना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का और GDP का प्लॉट बनाना है, सही है, रिलेशनल प्लॉट का यूज़ करते हुए। तो मैंने X में लिखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ मैं, और Y पे क्या लिख देता हूँ मैं, Y इक्वल्स टू करके GDP पर कैपिटा, सही है। और काइंड में क्या बताऊंगा भाई, स्केटर। अगर काइंड हम ना भी बताएं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये काइंड स्केटर ही उठाता है, मैं दिखा भी देता हूँ, ठीक है। लेट्स मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, तो क्या करेगा, क्या बोल रहा है, अच्छा सॉरी, टिप्स के अंदर डेटा मौजूद नहीं है हमारा, ये देखें एरर क्या बता रहा है, कुड नॉट इंटरप्रेट वैल्यू लाइफ एक्सपेक्टेंसी फॉर X, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी की जो हमने X में वैल्यू रखी है, क्या बोल रहा है उसको नहीं समझ पा रहा। एन एंट्री विद दिस नेम डज नॉट अपीयर इन डेटा, डेटा के अंदर जो आप डेटा सेट पास कर रहे हैं उस डेटा के अंदर लाइफ एक्सपेक्टेंसी का डेटा एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? चूँकि हमने टिप्स का डेटा रखा हुआ है यहाँ पे, मुझे क्या रखना पड़ेगा, गैप नाम है मेरे डेटा का, ठीक है। तो मैं आपसे इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो देखें इसने स्कैटर प्लॉट बना के दे दिया है, ठीक है। तो काइंड का आर्ग्यूमेंट आप यूज़ करें ना करें, बाय डिफ़ॉल्ट वो स्कैटर उठा लेगा, लेकिन हम फिर भी यहाँ पे लिखते हैं ताकि एक क्लैरिटी आ सके कि हाँ भाई कि स्कैटर प्लॉट बनाया गया है, ठीक। तो ये आपके पास स्कैटर प्लॉट आ गया, ठीक है। अब अगेन ये जो स्कैटर प्लॉट आ रहा है इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होंगी हिडन, लाइक अगर हम अपने डेटा को ही देख लें तो कॉन्टिनेंट वाइज डिफरेंट कॉन्टिनेंट का डेटा मौजूद है, ठीक है। कंट्री वाइज बात करें तो बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ मौजूद हैं, हम कंट्रीज़ के भी आपके नहीं जाएंगे ना, बहुत बड़ा हमारा ग्राफ बन जाएगा, जा सकते हैं वैसे हम, लेकिन वो बहुत ज़्यादा इसको कंप्यूटेशन पावर चाहिए फिर इसको बनाने के लिए। तो हम सिंपल रख लेते हैं, लेट से अगर मैं निकालता हूँ कॉन्टिनेंट कितने हमारे पास टोटल, मैं लिखता हूँ गैप और यूनिक निकाल लेता हूँ सारे, और कॉन्टिनेंट, ठीक है। और आपको याद होगा डॉट एन यूनिक क्या करता है, हमें बताता है कि टोटल कितने यूनिक आइटम्स मौजूद हैं, उनका काउंट बता देगा एक। तो 5 हैं, कितने कॉन्टिनेंट्स हैं टोटल, 5 हैं। अगर आपको वो देखने तो आप यहाँ से n को हटा दें और उन वैल्यूज़ को डायरेक्ट फैच कर लें, सही है। तो ये 5 हमारे पास कॉन्टिनेंट्स आ गए। तो हम क्या करते हैं, इस ग्राफ को कॉन्टिनेंट्स के बिहाफ पे स्प्लिट कर देते हैं, ठीक। तो क्या करना होगा मुझे ज़रा बताएं जल्दी से, क्या लिखूँ मैं,
स्प्लिट करना है, मतलब लेट्स से एक एशियन कॉन्टिनेंट है उसका पहले आ जाए, फिर एक यूरोप कॉन्टिनेंट है उसका बाद में आ जाए, इस तरीके से मुझे स्प्लिट करना है। तो क्या करना होगा बताएं ज़रा सोच के। जी बोले बोले। ह्यू में वो इसी में रहेगा। अगर स्प्लिट की बात करें तो आपके पास कॉल और रो से होगा हमेशा, याद रखें पहली बात। अगर आपने स्प्लिट करें तो कॉल और रो से होगा, लेकिन अगर आप ह्यू में करेंगे तो कलर्स चेंज करके ला देगा। इसी में रहेगा वो, एक ही ग्राफ रहेगा लेकिन कलर्स चेंज करके दिखा देगा। मैं दिखाता हूँ। लेट से ह्यू इक्वल्स टू करके लिखा कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब ये उसी ग्राफ के अंदर रहते हुए डिफरेंट कलर्स आपको दिखा रहा है। स्प्लिट के लिए आपको कॉल लगाना पड़ेगा, ठीक है। और कॉल भी किस तरह से, अगर आप एक ही रो में रहते हुए कॉलम्स बनाना चाह रहे हैं तो जब कॉल चलेगा, ठीक है। तो अब ये क्या किया इसने, हमारे लिए ग्राफ ला के दे दिए। अब ये जो पहला वाला है अगर आप लोग देख पा रहे हो तो सिर्फ ये एशिया का है, ठीक है। सेकंड वाला यूरोप का है, ठीक। और फिर अफ्रीका, अमेरिका और ओशियाना, सही है, ये आ गए। अच्छा, अब ये फिर भी छोटे ग्राफ हैं, मतलब छोटे से मुराद कम ग्राफ हैं। लेट से अगर हमारे पास कॉन्टिनेंट के अंदर 15-20 वैल्यूज़ होती फॉर एग्जांपल, तो समझें क्या इसी रो के अंदर छोटे छोटे से बहुत सारे बन जाते ग्राफ इसी रो के अंदर, और इतने छोटे बनते, मतलब इतने ज़्यादा होते कि वो साइज़ वाइज बहुत छोटे हो जाते, हम देख ही नहीं पाते। लेट से अपनी करना चाहिए नहीं करना चाहिए ट्राई करके देख लेते हैं। मैं कंट्री रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, कंट्री रख देता हूँ। बहुत ट्राई करके देखते हैं क्या होता है। टाइम भी ज़्यादा लगेगा पहली बात, और आउटपुट देखते हैं किस तरह से आता है। फोर्टीन सेकेंड्स, 15, 16, रोकना ही ना पड़ जाए मुझे इसको। खैर, लेकिन आप लोग बात समझ गए होंगे कि अगर बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी ना तो टाइम तो लेगा, पहली बात है। अगर नॉर्मल होंगी तो इतना मसला नहीं है। याद रखिए 1700 रिकॉर्ड्स हैं इसके अंदर, 1700 के अंदर 1700 टोटल रोज़ हैं। तो कितने कंट्रीज़ होंगे, एक कंट्री 5 बार आया, चूँकि 5 मरतबा एक कंट्री का डेटा मौजूद है। 1952 है, 57 है आई थिंक, 1962, फिर 67 और कुछ इस तरह करके 72 है शायद, ठीक है। चल जा भाई शायद। तो आउटपुट भी जाएगा ना, मतलब किसी फ़ायदे के लिए नहीं होगा हमारा, मतलब उसमें कुछ हम इनसाइट से निकाल पाएंगे छोटे होने की वजह से। तो मुझे एक चीज़ दिखानी थी, अब ये चलता तो दिखाता हूँ मैं आपको। आ गया लेकिन दिख ही नहीं रहा, मतलब ऑब्जेक्ट लाके दिखा दिया इसने, आया। अच्छा ये यहाँ पर सही चल रहा है, ये ना इधर गूगल कोलैब पे सही चल रहा है, वरना इसको मैंने जब VS कोड पर रन किया था ना तो बहुत छोटे छोटे से बहुत सारे ग्राफ आ गए थे। कंट्री पे मैंने नहीं बनाया था, किसी दूसरे कॉलम में बनाया था, उसमें 15 से 20 वैल्यूज़ थे। तो सारे के सारे ग्राफ छोटे छोटे से एक ही रो में आ गए थे और वो रीडेबल नहीं थे। लेकिन ये चीज़ यहाँ पे हैंडल कर रहा है, VS कोड पे गूगल कोलैब पे चला रहे हैं तो ये सही से हैंडल कर रहा है। आप जब अपने लोकल में चलाएंगे ना तो इस तरह से नहीं दिखाएगा ये। तो अब देखें यहाँ पे बहुत सारे आ गए, अफ़गानिस्तान का आया, अल्बानिया का आया, ये बहुत सारे आ गए होंगे, ठीक है। मे भी कितने होंगे पता नहीं, ज़ैम्बिया, ज़िम्बाब्वे, सबका लिया है, ठीक। खैर चलें, ये चल गया है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ, अगर आप चाह रहे हैं ना कि अब आप कुछ स्पेसिफिक प्लॉट्स को अपनी रो में लेकर आएँ, स्पेसिफिक प्लॉट्स को अपनी रो में लेकर आएँ, तो यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट होता है कॉल रेप, जो ये बताता है, ये आ रहा है कि क्या करो, एक पर्टिकुलर ग्राफ लाओ मेरे एक रो के अंदर और बाकी जो आए उसको नीचे ले जाओ, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से रन नहीं कर रहा क्योंकि फिर इतना टाइम लेगा, तो हम किसी छोटे वाले डेटा सेट पे काम करते हैं। मैं इसको उठाता हूँ यहाँ से, मैं उसको ऊपर ले आता हूँ। यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे 5 ग्राफ्स आए थे ना काम में। अच्छा, मैंने इसी को हटा दिया था शायद। इसको कंट्री को आपसी में कॉन्टिनेंट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर कॉल रैप का यूज़ करते हैं, और कॉल रैप में लेट से मैंने 3 पास किया, तो ये देखें क्या हुआ। अब उसने एक रो में हमारे पास 3 ग्राफ रखे, बाकी वालों को अगली लाइन पे शिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हम काम करवा सकते हैं अगर आपने ज़्यादा ग्राफ एक ही साथ बनाने हो, ठीक है भाई। तो इसको एक प्रैक्टिस कर लिया एक मरतबा,
एटलीस्ट पहले इतना तो एटलीस्ट करें कि अपने पास VS कोड खोल के बैठें, पहले देख देख के लिखना, पहले 1 से 2 मरतबा देख देख के लिख लेंगे ना, फिर आपका माइंड खुद चलने लगेगा। फिर आप, अगर आपका माइंड अच्छा है तो आपके माइंड में कोड बैठ चुका होगा, कोड बैठ जाएगा, सही है। फिर आप खुद से लिख रहे होंगे, सही है। फिर आपके दिमाग में आइडिया डालूंगा, अच्छा मैं इसको बना के देखता हूँ, ये ट्राई करता हूँ, ठीक है। जब ये लेवल आ जाए ना कि खुद ट्राई करने लगे, डिफरेंट चीज़ें समझने लगे, ये लेवल मतलब आप उसके अंदर ना मास्टरी की तरफ जा रहे हैं। तो एटलीस्ट सबसे पहला स्टेप क्या है कि एटलीस्ट देख के प्रैक्टिस करें, लेकिन करें लाजमी, सही है। खैर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं भाई, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स, ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स के अंदर हमारे पास बेसिकली हिस्टोग्राम है, KDE प्लॉट है और रग प्लॉट है। अब इनको डिस्कस करते हैं क्या होते हैं। पहली बात, डिस्ट्रीब्यूशन, अगर आप में से किसी ने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी हो तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर मैथ की एक ब्रांच है, इसके अंदर हम जो है ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेटा की बात करते हैं कि डेटा किस तरह का हमारे पास मौजूद है, ठीक है। उसके अंदर से इंसाइट्स निकालते हैं, किस तरह के इंसाइट्स निकालते हैं अभी हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक। तो फिलहाल के लिए समझें कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना एक हमारा स्टैटिस्टिक्स का एक टॉपिक है, और इंशाल्लाह इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टैटिस्टिक्स ही है, सीबॉर्न के बाद। तो हम इंशाल्लाह उसको डिस्कस करेंगे, फिर मशीन लर्निंग स्टार्ट है हमारी। तो क्या होता है भाई, ये आपकी यूनिवेरिएट एनालिसिस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। यूनिवेरिएट मतलब एक कॉलम, अगर आपने एक कॉलम को स्टडी करना हो तो आप एक कॉलम को स्टडी करने के लिए इन तीनों ग्राफ्स का, इन तीनों प्लॉट्स का यूज़ कर सकते हैं। हिस्टोग्राम, इसको तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है वैसे, KDE प्लॉट, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, ये न्यू प्लॉट है, और रग प्लॉट, ठीक। तो इन तीनों का आप सिंगल कॉलम पर स्टडी करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इन तीनों ग्राफ्स को, ठीक। सेकंड पॉइंट क्या है, यूज़ टू फाइंड आउट द डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब आप ग्राफ देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि डेटा के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह की, किस तरह के लोग ज़्यादा मेरे डेटा के अंदर मौजूद हैं, ठीक है। ये डिस्ट्रीब्यूशन है, किस तरह के लोग मेरे डेटा में ज़्यादा मौजूद हैं, आपको वो बताएगा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से आपको पता चल जाएगा। देखते हैं और अभी आगे जाके रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कि डेटा कहाँ से स्टार्ट हो कहाँ तक के जा रहा है, ठीक है। जो हम मिन और मैक्स निकाला करते थे, अगर आपको शायद याद हो तो उसी की बात हो रही है। सेंट्रल टेंडेंसी, सेंट्रल टेंडेंसी में क्या होता है, मीन, मीडियन, मोड तो खैर नहीं, मीन मीडियन की बात हो रही होती है सेंट्रल टेंडेंसी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा बाय मॉडल डेटा, इसको डिस्कस करते हैं क्या होता है, और आउटलायर्स। आउटलायर्स आपको ऑलरेडी मालूम है कि आउटलायर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट हम चलते हैं प्लॉट बनाने की तरफ, और फिर इन पॉइंट्स को वहीं पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो अब अगेन एक और बात, स्टार्ट करने से पहले इसको माइंड में रखें, मैंने शुरू में बताया था कि हर प्लॉट जो हम बनाने जा रहे हैं उसके लिए दो तरह के फंक्शन से एग्जिस्ट करते हैं, फिगर लेवल फंक्शन और एक्सिस लेवल फंक्शन, ठीक। तो फिगर लेवल फंक्शन, अब आपको आइडिया है, एक तो बड़े एरिया पर काम कर सकते हैं। अगर कुछ चीज़ ग्राफ में ओवरलैप हो रही है तो उसको क्या करेगा, उठा के बाहर निकाल देगा, लेजेंड जो उसने बाहर निकाल के दिखा दिए थे। और डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट की या फंक्शंस की एक अच्छी बात ये होती है कि एक ही फंक्शन यूज़ करना है और आपने सिर्फ काइंड के अंदर वैल्यू चेंज करनी है, कि आपने KDE बनाना है, हिस्ट बनाना है या रग प्लॉट बनाना है। एक फंक्शन आपको तीनों ग्राफ को हैंडल कर लेता है, ठीक है। और चौथी बात, आप फैसेट प्लॉट बना सकते हैं, किसकी मदद से, फिगर लेवल फंक्शन की मदद से, जो एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से नहीं करवा सकते। तो चलें, क्या फंक्शन है हमारा फिगर लेवल फंक्शन, क्या नाम है उसका, डिस्क प्लॉट, ठीक है। शॉर्टकट में डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट को क्या लिख दिया, डिस्क प्लॉट लिख दिया, ठीक। अच्छा, लेकिन अगर एक्सिस लेवल फंक्शन की बात करें तो क्या क्या हमारे पास, हिस्ट प्लॉट, KDE प्लॉट और रग प्लॉट, जो हमने ऊपर लिखा हुआ है, ये आपके एक्सिस लेवल फंक्शन है, ठीक। तो हम दोनों की मदद से ही ग्राफ बनाएंगे और समझते हैं कि किस तरीके से बनते हैं। चलें, तो क्या करना है, मैंने प्लॉट करना है टोटल बिल को, हिस्टोग्राम बनाना है मैंने उसका, ठीक है। और किसकी मदद से, एक्सिस लेवल फंक्शन की मदद से। तो मैं लिखता हूँ SNS डॉट एक्सिस लेवल फंक्शन, क्या है भाई, हिस्ट प्लॉट, ठीक है। हिस्टोग्राम बेसिकली उसके लिए हम हिस्ट प्लॉट का यूज़ कर रहे हैं। डेटा में क्या पास करेंगे, इक्वल्स टू करके टिप्स, और आई थिंक वाई में बताएंगे इसको क्या वैल्यू थी, टोटल बिल। अच्छा, ये इस तरह बन गया, एक मिनट, हम इसको एक्स में ही दे देते हैं। चलें इसको देखें, तो क्या किया इसने, हमारे एक ही कॉलम का हिस्टोग्राम बना के दे दिया, ठीक है। अब ज़रा समझें क्या बात की थी हमने, कि ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट से जो हमारे डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को बताएंगे। तो अब जैसे ही आपने ये हिस्टोग्राम देखा, अब आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि मेरे पास जो सबसे मिनिमम वैल्यू है वो कहाँ पे, 0 के करीब है, मतलब $3 बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं मे बी, ठीक है। यहाँ से आपका डेटा स्टार्ट हो रहा है,
ठीक है, या मे बी के 1 हो, लेकिन 1 थोड़ा सा शायद और 0 की तरफ और होता, और 0 की तरफ होता। ठीक है, तो लेट से मतलब एक रैंडम नंबर हम भी कंसिडर कर रहे हैं कि 2 या 3 से हमारा बिल स्टार्ट होता है, वो कहाँ तक की जाता है, 50 प्लस पे जाता है। ठीक है, चलिए एक बात हो गई। अब इस बार को देखें, ये जो छोटा सा आपको हिस्टोग्राम दिख रहा है, बार है ना बेसिकली पहला वाला, ये छोटा सा बिल्कुल, इसकी हाइट ही नहीं है। तो मतलब ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने बहुत कम पैसों का बिल जिनका बना, बहुत छोटी सी अमाउंट का बिल जिनका बना, वो बहुत कम है डेटा के अंदर, जब तो इतना छोटा सा हिस्टोग्राम दिख रहा है आपका। लेकिन इमेजिन करें, यहाँ पे देखें कि ये सेंटर वाला है जो सॉरी ये वाला जो प्लॉट है, ये वाला जो बार आ रहा है, ये हिस्टोग्राम आ रहा है, इसकी वैल्यू कहाँ तक की जा रही है, 48 एग्जैक्टली 49 तक की जा रही है इसकी वैल्यू। तो मतलब ऐसे कस्टमर्स मेरे जो लेट से 13 से लेट से 16 या 15 या 17 के अराउंड की रेंज में जो आते हैं, इस तरह के कस्टमर्स मैक्सिमम है मेरे डेटा के अंदर। यही समझ आ रहा है ना। तो अगेन क्या बात की थी, डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट मतलब क्या होता है कि आपको डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन बताएगा, मतलब कि आपके पास किस तरह के कस्टमर ज़्यादा हैं आपके डेटा में। सही है, तो इमेजिन करें कि कितना इजीली इसने हमें काम करके दे दिया। हम अगर खुद से सिर्फ वैल्यूज़ देख के काम करने की कोशिश करते हैं, हम नहीं कर सकते इतने आराम से। सही है, तो अगर आपसे बोला जाए कि भाई सबसे जो ज़्यादा आने वाले लोग हैं डेटा के अंदर, वो किस रेंज में लाई करते हैं, किस बिल की रेंज में लाई करते हैं, तो आप बता सकते हैं यहाँ से देख के फ़ौरन से कि वो लेट से 13 से लेके 16 तक की रेंज में लाई करते हैं। ठीक है, फिर बोला फिर कौन है उसके बाद जो उससे थोड़े से कम है लेकिन फिर भी क्वांटिटी में ज़्यादा है, तो आप बताएंगे कि भाई उसके बाद कौन है, ये वाला बार बनेगा ना लेफ़्ट वाला, तो आप बता देंगे यार इसकी वैल्यू ज़्यादा है, तो मतलब 10 से लेके 12 वाले भी क्या है ओवरऑल ज़्यादा है। ठीक है, लेट से 10 से लेके 13 तक के ये वाले, और फिर 13 से लेके 16 या 15 तक के ज़्यादा हैं सबसे ज़्यादा। तो ये पूरी एक रेंज हो गई, 10 से लेके 16 तक के डेटा के अंदर मेजोरिटी में आते हैं लोग। ठीक, और अगर बात करते हो थर्ड वाला आपके पास ये वाला कॉलम भी हम कंसिडर कर सकते हैं, ये वाला जो बार है इसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू भी क्या है ओवरऑल ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो बात क्लियर हो रही है यहाँ तक। तो आपने क्या किया, फ़ौरन से डेटा की डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लिया। क्लियर है, हाँ भाई जल्दी से बताएं। अच्छा, अब आपसे बोल दिया जाए कि बताओ कि कौन सी ऐसी बिल की वैल्यूज़ हैं जो मेरे डेटा के अंदर 10 से कम है, कौन से मतलब मेरे टोटल बिल की क्या रेंज है, जो मेरे डेटा के अंदर 10 से कम आई है। मतलब ये बोल सकते हैं कि ऐसे कौन से कस्टमर्स हैं जो 10 से कम है। ठीक है, 10 से कम है, मतलब उनका टोटल बिल बना कुछ, लेकिन वो टोटल बिल जो है ना वो 10 से कम है, उनका काउंट 10 से कम आ रहा है। मतलब कस्टमर टोटल हमारे पास कितने हैं इसमें मैं दिखाता हूँ, टिप्स डॉट शेप 244 कस्टमर्स का डेटा ये। ठीक है, अच्छा, और हम ये बोलना चाह रहे हैं कि इनमें से ऐसे कस्टमर्स मुझे देख के बताओ कि अगर हम उनको क्लासीफाई करें ना, तो क्लासिफिकेशन पे आपको पता चलेगा कि वो 10 से कम क्वांटिटी में आ रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या देख के बता सकते हैं, मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, उसको समझें। अगर आप इस वाले प्लॉट को देखें, देखिए ये काउंट लिखा हुआ है, वाई एक्सिस पे क्या आपका काउंट, जो ये बता रहे हैं कि भाई आपके पास जो लेट से $3 से लेके $7 तक के जो कस्टमर्स आ रहे हैं वो कितने, वो देख रहे हैं 10 तक भी नहीं पहुँचा, वो तो बहुत कम है। अगर इसके हाफ की बात करें, हाफ यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा इसका 5, मतलब 5 से भी नीचे है वो, और 5 से भी मतलब मे बी के 1 से लेके ये 1 से 2 के दरमियान ये वैल्यू हो। ठीक है, मतलब हम 1 ही कंसिडर कर लेते हैं लेट से। तो ये वाला कस्टमर सिर्फ एक है जो इतनी सी अमाउंट की स्पेंड करके गया, छोटा सा अमाउंट देकर गया, जिसका बिल बना, समझ रहे हैं। अच्छा, राइट पर आ जाए, 10 से कम की बात की थी मैंने, 10 वैल्यू से कम है उसकी वैल्यू। तो अब यहाँ से देखें, अब आप बोलेंगे 30 से ऊपर वाले ऐसे कस्टमर जो जिनका बिल 30 से ऊपर का बनता है, ठीक है, वो बहुत कम है हमारे डेटा के अंदर। ऐसे लोग जिनका बिल $30 से ऊपर का बनता है वो कम है डेटा में। और ऐसे लोग जो सॉरी जिनका बिल लेट से $6 से कम बनता है, सॉरी, वो भी क्या हमारे डेटा के अंदर कम मौजूद है। सही है, तो अच्छी रेंज क्या हो रही है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं कि लेट से $5 या $6 से लेके अच्छी जो रेंज है वो 30 तक की रेंज है। सही है, तो आप इस बिहाफ पे क्या कर सकते हैं, फर्दर उस कस्टमर को या उस रेस्टोरेंट को बता सकते हैं कि तुमने अब जो फर्दर न्यू डिशेस निकालनी है या न्यू ऑफर्स लगानी है वो किस रेंज में होनी चाहिए, 10 से
अच्छी जो रेंज होगी 10 से लेकर 30 की रेंज में होनी चाहिए। नीचे वाले भी इतने कम हैं, नीचे वाले जो इससे इस रेंज से कम वाले हैं वो भी कम कस्टमर हैं, और इस रेंज के ऊपर के जो वैल्यूज़ है उसमें भी कम कस्टमर है। सही है, क्लियर हो रही बात? थोड़ी सी अब ड्राई लग रहा है, ड्राई तो नहीं लग रहा, बोरियत तो नहीं हो रही? हाँ भाई हरमैन, क्यों, क्या समझ आ रही? नहीं आया, बताएं। मतलब सर वो एक ही कस्टमर है जिसकी जो रेंज हाँ बिल्कुल, देखें ये लेट्स हम एक नंबर कंसिडर कर लेते हैं 3 है, 3 से लेके 7 तक का जो बिल बना है, 3 से लेके $60 के दरमियान जिसका बिल बना है। अब क्या बिल है हमें एग्जैक्टली नहीं मालूम, ये एक रेंज मिल रही है। तो ये जो बिल बना है ना, इस रेंज का जो बिल बना है उसका कस्टमर सिर्फ एक ही डेटा में, ये मतलब बन रहा है इसका। अच्छा यहाँ पर आ जाए 30 वाला, लेट से 30 से लेके 34 फॉर एग्जाम्पल, ऐसा कस्टमर जिसका बिल 30 से 34 के दरमियान बना है। ऐसे कितने कस्टमर्स हैं? आई थिंक हाँ 8-10 तो थोड़ा सा ऊपर हो रहा है, लेकिन 10 थोड़ा सा यहाँ पर आएगा, तो हम इसको 8 या 9 कुछ इस तरह करके बोल सकते हैं कि ऐसे कस्टमर सिर्फ 8 या 9 हैं जिनका बिल 30 से $34 के दरमियान तक का बना है। समझ रहे हैं? तो इस पूरी चीज़ के बिहाफ पे हमने ये कंक्लूड किया कि भाई 40 से ऊपर वाला ठीक है जो कस्टमर है वो भी कम है, कोई इतने खास एक है बिल्कुल, और यहाँ पे 2 बोल सकते हैं। 50 तक के जो जा रहे हैं वो 2 कस्टमर हैं, ठीक है। तो हम ओवरऑल नटशेल में ये बोल सकते हैं खुलासा कलाम कि 30 से ऊपर वाले लोग भी कम हैं जिनका बिल $30 से ऊपर का बनता है, और 10 से नीचे वाले भी कम हैं, ठीक है। अगर 10 को थोड़ा सा आप और सही कर दें, मतलब यहाँ पर आ जाएं 6 पे या 7 पे, तो आप बोलेंगे $7 से नीचे वाली डिश रखना फजूल है, चूँकि उससे कस्टमर्स हैं ही नहीं। खाना जो भी बन रहा है वो सड़ के जा सकता है या ख़राब हो सकता है, तो रखने का फ़ायदा नहीं है। और अगर लेट से कस्टमर आ भी जाते हैं, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, उसको हम $7 से $10 वाली रेंज तक का मील ऑफ़र कर सकते हैं कि भाई ये हमारे पास इतनी रेंज का ये मौजूद है, आप इसको खा सकते हैं। सही ऐसा होता है ना, वरना अगर आप लोग इमेजिन करें रेस्टोरेंट हो गया या किसी शॉप पे जो समोसे वगैरह बनते हैं, अगर उन्होंने ज़्यादा बना लिए और नहीं बिके तो क्या होगा? अगले दिन चल सकते हैं वो, टेस्ट ख़राब है रात तक बिल्कुल, ठीक है। अगले दिन अगर चलाए तो फिर आपको मालूम है कि वो दुकान बंद करना पड़ जाएगी, मतलब ख़राब हो जाएगा ना लोगों का पेट, फिर कौन खरीदेगा? कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये मतलब आप यहाँ से इनसाइट्स निकाल के डेटा का बता सकते हैं। क्लियर है भाई यहाँ तक? ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है डेटा की, ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है कि किस तरह का डेटा मौजूद है। आगे बढ़ूँ? हाँ भाई अली, पक्का सही है। ये हमारा एक्सिस लेवल फंक्शन हो गया और इसमें हमने हिस्टोग्राम प्लॉट किया। अब हमने यही काम करना फिगर लेवल फंक्शन की मदद से, सिर्फ हम लिखेंगे, बाकी आप लोग सारी अंडरस्टैंडिंग इसकी समझ चुके हैं। तो मैं क्या लिखूँगा भाई, SNS.dispplot ठीक है, डिस्प्लॉट। और डेटा में अगर अच्छा तरीका देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था शुरू में, ये जो हम अंदर ब्रैकेट्स में जो डेटा पास करते हैं ना वो तरीका सेम है हर जगह, सही है। हाँ पूरे शुरू से लेके एंड तक, अभी हमारी इस पर 1-2 क्लास और होनी है, आप देखेंगे एंड तक वही तरीक़ेकार चलता चला आ रहा है, ठीक है। तो टिप्स मैंने पास किया और एक्स पर मैंने सिर्फ सिंपल टोटल बिल बता दिया इसको, और सिंस कि ये फिगर लेवल फंक्शन है तो काइंड बताना पड़ेगा इसका मुझे, काइंड इक्वल्स टू करके मैंने इसको बता दिया क्या था, हिस्टोग्राम। तो बस मैंने हिस्ट लिखना है, हिस्ट, ठीक है। एग्जीक्यूट करते हैं और वही चीज़ आपके पास दोबारा से बनकर आ गई, ठीक है। बस थोड़ा सा याद रखिएगा, फिगर की शेप में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, हमने बात की थी, ये थोड़ा सा और स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप होगा, हॉरिजॉन्टली पोर्ट्रेट फॉर्म में होगा ये, और ये थोड़ा वर्टिकल होगा। ये देखना थोड़ा सा इसका वर्टिकली ग्राफ की हाइट थोड़ी ज़्यादा है, लेकिन डेटा वही दिखा रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया हिस्टोग्राम। अब बढ़ते हैं आगे, अब बिन्स को हम ज़रा हैंडल करते हैं, ठीक है। अब बिन्स आप लोगों ने पढ़े हुए, किसी का माइंड में है क्या होता है बिन्स? जी ये आवाज़ आ कहाँ से रही है? अच्छा हाँ बोलें, आप क्या बोल रहे हैं? मैं बिल की बात कर रहा हूँ, जहाँ मतलब मेरे अंदाजे के मुताबिक कोई फोल्डर है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं। बोल्टन मतलब फोल्डर डेटा स्टोर करते हैं। अलग एक तरीके से सेंस इसका बना सकते हैं, मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। लेट्स से कि मैंने आप लोगों की एज मालूम करी और या हाइट मालूम करी, कुछ भी एक रैंडम चीज़ हम लिख लेते हैं, और
मुझे ये डेटा पता चला, लेट से एक पता चली एज 12 है, एक पता चली 16 है, एक है लेट से 13, फिर आ गई लेट से 22, फिर एक आ गई 30 फॉर एग्जांपल, और फिर पता चली 28, ठीक है, फिर एक और पता चली 17। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट एज मौजूद हैं। एक दो और लिख लेते हैं हम, लेट से यहाँ पे 35, ठीक है भाई। तो अब मुझे क्या करना है, इसका प्लॉट बनाना है, हिस्टोग्राम बनाना है। अच्छा, हिस्टोग्राम की खास बात ये है कि वो एक कॉलम पे काम कर जाता है। अभी हमने जिस तरह देखा, अब क्या करूँगा मैं, सबसे पहले तो इस तरह का प्लॉट बनाया मैंने और यहाँ पे एज लिख दिया, सही है। अब बिन्स का मतलब क्या है, बिन्स समझते हैं। देखें, बिन्स जो होते हैं ना हमारी रेंज को शो करते हैं, रेंज की डेटा की, ठीक है। अब आप मुझे सोच के बताएं कि मेरे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ पर क्या मौजूद है, 12 है, और मैक्सिमम कितनी जा रही है, आई थिंक 35 आ रही है, सही है। अब समझे बात को कि मेरे पास यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स हैं, सही। तो अगर मैं बिन्स डिसाइड करता हूँ 10-10 के, मतलब 10-10 का मैं नंबर कंसिडर करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, पहला बिन मेरा कहाँ से कहाँ तक बनेगा, मैं क्या लिखूँगा, बिन्स इक्वल्स टू करके, मैं करके दिखाता हूँ अभी पाइथन के अंदर। बिन्स इक्वल्स टू करके लिखा मैंने कि क्या करो, पहले 10 से चलो कहाँ तक, 20 तक, ठीक है। मैंने पहले 10 और 20 लिख दिया, तो मैं इसको क्या बोल रहा हूँ, 10 से चलो कहाँ तक, 20 तक। लेकिन ये बात मैंने पत्नी आप लोगों के साथ डिस्कस की थी, नहीं की थी। चलिए एक चीज़ बताएं, अगर मैं लिखता हूँ 10 और यहाँ लिखता हूँ 20, लेकिन ये ब्रैकेट यूज़ करता हूँ, तो इसका क्या मतलब है। हाँ भाई, ये मैंने डिस्कस की थी, नहीं की थी, वैसे मुझे पहले ये बताएं। जी भाई, पीछे वाले हज़रात, जी जैद भाई, ये डिस्कस किया था, नहीं किया था, मैंने किया था, क्या मतलब होता है इसका आगे, सॉरी नहीं, इन ब्रैकेट्स का मतलब क्या, मैं मतलब क्यों डिफरेंट ब्रैकेट्स यूज़ कर रहा हूँ जी, एग्जैक्टली इंक्लूड नहीं होते, एग्जैक्टली यही मतलब है कि स्क्वायर वाला जो नंबर है ना, मतलब वो नंबर जो स्क्वायर वाले ब्रैकेट के साथ लिखा हुआ है, वो नंबर इटसेल्फ इंक्लूडेड है मेरे डेटा के अंदर, सही है। और जो 20 लिखा हुआ है वो राउंड ब्रैकेट के साथ है, तो ये 20 इंक्लूडेड नहीं है, 20 से एक नंबर कम तक के इंक्लूडेड है, वो 19 बनता है, सही है। तो समझे, 10 से लेके 19 तक कितने नंबर बनेंगे टोटल, 10 ही बनेंगे, 10 भी इंक्लूडेड है, 10 भी इंक्लूडेड है। आगे के 11 से लेके 19 तक के 9 नंबर और 10 इटसेल्फ, तो 10 नंबर्स होगा टोटल, ठीक है। तो लेकिन 20 इंक्लूडेड नहीं है इसके अंदर। तो बिन्स हमेशा इसी तरह से डिसाइड होते हैं। मैंने अगर 10 से 20 लिखा ना, तो 10 नंबर भी कंसिडर होगा और 20 वाला कंसिडर नहीं होगा। 19 तक का क्या होगा, एक आपका एक रेंज स्पेसिफाई हो जाएगी। अब इस रेंज में जितने भी नंबर्स, जितनी भी एज मेरे पास लाई करती हैं ना, वो मेरे पास काउंट में इस तरह से टॉप पर आ जाएंगे। मैं बता दूँ क्या बोल रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, लेट से मैंने यहाँ पे लिखा 10 और यहाँ पे लिखा 20, ठीक है। मैं बिन्स बनाता हूँ 10, 20, 30 और 35 है ना, लेट से मैंने 40 भी बना दिया, ठीक है। मैंने ये क्या किया, ये बिन्स टोटल डिसाइड कर लिए कि एक बिन होगा 10 से लेकर 20, मतलब 10 से 19 तक का, दूसरा होगा 20 से लेकर 29 तक, थर्ड होगा 30 से 39 और फिर फोर्थ होगा 40 से प्लस, लेकिन 40 वाला क्योंकि हमारे पास कोई नंबर मौजूद नहीं है तो इसलिए 40 को कंसिडर नहीं करेगा। 39 तक का मेरा डेटा कंप्लीट कवर हो जाएगा। चलें, तो मैंने 10, 20 लिखा, फिर 30 लिखा और फिर यहाँ पे 40 लिख दिया, सही। अब किस तरह बनेगा, मेरे पास इस 10 से लेके 20 मतलब 10 से लेके 19 तक की रेंज में जितने नंबर ट्राई करता है आपने मुझे वो बताने। लेट से मैं यहाँ पे एक और एज लिख देता हूँ 10, ठीक है, एक 10 भी है जाके। अब बताएं 10 से लेके 90 तक की रेंज में कितने नंबर्स मेरे पास यहाँ लाई करते हैं, 5 है, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली 5 आ रहे हैं, सही है। तो क्या करूँगा मैं काउंट यहाँ लिख लेता हूँ। लेट से मैंने लिखा 1 2 3 4 5, तो ये मेरा बार कहाँ तक जाएगा, इस तरीके से 5 तक आएगा, वापसी आएगा और ये 20 से थोड़ा सा पहले होके जाकर इस तरीके से यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा बहुत पीछे चला गया, लेकिन क्या होगा, बिल्कुल इस 20 की लाइन से पहले तक आएगा, यहाँ तक। समझ रहे बात को। अच्छा, अगला बिन बनेगा आपका कहाँ से, 20 से लेके 29 तक का, सही है। अब ज़रा बताएं कितने नंबर है मेरे पास 20 से 29 तक के,
2 हैं, सही है, 2 बनेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल अब क्या होगा, यहाँ से दोबारा से एक बार उठेगा ऊपर की तरफ और सिर्फ 2 तक जाएगा और फिर वापसी आगे 29 पे कुछ इस तरह से करके ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा बस समझ लीजिएगा किस तरीके से 29 पे आके इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा 2 तक, ठीक है। अच्छा, कनेक्टेड होते हैं, ये कनेक्टेड होंगे बार्स या प्लॉट्स, ठीक है। थर्ड क्या है, 30 से 39 बेसिकली, तो कितने नंबर्स हैं, इसमें भी 2 हैं, तो इसीलिए आपके पास ये आगे भी यहाँ 39 पे आगे इधर ड्रॉप हो जाएगा, सही है। तो इस तरह का आपका ये हिस्टोग्राम बन रहा होता है। तो बिन्स आपके इस तरह से हैंडल होते हैं। अब इमेजिन करें अगर मैंने 5-5 के रख लिए होते, लेट से 10 से 15, फिर 15 से 20, 20 से 25, सही है। तो ज़्यादा बिन्स बनते हैं मेरे पास, ज़्यादा मुझे बार्स देखने को मिल रहा था डेटा के अंदर, तो ये आपका फिनोमेना होता है बिन्स का। और हम ये पांडास मतलब सी बॉन्ड से भी वाला काम करवा सकते हैं। तो क्या करते हैं, लिखते हैं इसी चीज़ को वापसी, और मैं यहाँ पे बिन्स पास करता हूँ। बिन्स चलो मैं बताएं, 5-5 के बनाए, 10-10 के बनाए, अच्छा 10-10 के बनाते हैं पहले। तो मैंने पहला नंबर लिखा 10, ठीक है। लेकिन 10 अगर लिखूँगा तो सोच के बताएं कि पीछे के जो नंबर्स हैं वो मिस हो जाएंगे या नहीं होंगे, क्योंकि टोटल बिल आपका तकरीबन $1 से स्टार्ट हो रहा है, नहीं समझ रहे टोटल बिल। हाँ, तो हम 0 से 10 तक कंसिडर कर सकते हैं पहले वाले को, फिर अगले वाले को 10 से 20 तक। तो इसलिए यहाँ पे लिखता हूँ मैं 0 से 10, असल में 10 लिखेंगे ना, ट्राई कर लेते हैं यार, मेरे ख्याल में शायद एरर दे मतलब काम नहीं करेगा वो उसमें। 40 और लेट से 50 भी लिख दिया, तो चलिए यहाँ से 0 हटा देते हैं, ठीक है। ट्राई करते हैं अच्छा, इक्वल्स टू लगाना भूल गया मैं, सॉरी। क्या चीज़, 10 से लेके चलेगा फिर नंबर्स को, 10 को देखेगा, देखते एक मरतबा देख रहे हैं। अब 10 से क्या कर रहा है, 10 से आगे वाले नंबर्स को कंसिडर कर रहा है, पीछे वाले को उसने छोड़ दिया। तो हालांकि पहले वाले डेटा मौजूद है हमारे पास, देख रहे हैं 10 से पहले वाला तकरीबन $2 से तक का डेटा मौजूद है, 2 से 10 तक का। मतलब मुझे 0 वाले नंबर्स को भी हैंडल करना पड़ेगा। लेकिन ये समझे बात को, ये जो आपके पास बिल आ रहा है ना, इसने बिल्कुल सही बताया है। अब समझे क्या पता चल रहा है कि 10 से लेके 20 नहीं है एग्जैक्टली, 10 से 19 तक की जो बिल वाले लोग हैं, ऐसे लोग जिनका 10 से 19 तक का बिल बनाओ, कितने लोग हैं मेरे डेटा के अंदर, 120। अच्छा, पहले एक बात समझें कि 120 और 100 में 20 का डिफरेंस है, ठीक है। तो मे भी 130 के अराउंड आ रहा है, 130 132 के अराउंड आ रहा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे लोग जो डेटा में 10 से 19 के दरमियान खड़े हुए हैं, 19 और 10 दोनों इंक्लूडेड है, इस तरह के कितने लोग हैं, 1 से लेके 132 के अराउंड आ रहे हैं, 130 132 के अराउंड, सही। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बिन्स की मदद से ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर आप बोलते हैं तो हम इसमें 0 भी लगाते हैं, ठीक है, और फिर देखते हैं कि अब क्या रिस्पॉन्स आता है। तो अब देख रहे हैं, अब जिसने 0 वाले पार्ट को भी इंक्लूड कर लिया, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात याद रखिएगा, बिन्स को डिसाइड करना बहुत एक दिमाग चलाने वाला काम है। मतलब आपने ना तो बहुत छोटे छोटे बिन्स रखने, ठीक है, और ना ही बहुत बड़े बड़े बिन्स रखने, सही है। जिसकी मतलब इससे क्या होगा कि आपको ना डेटा के बारे में इतना अच्छा आइडिया नहीं हो पाएगा। तो लेट से अगर हम यहाँ पे इसके बिन्स छोटे कर देते हैं, लेट से मैंने लिखा 0 से 5, फिर 5 से 10, 10 से 15, फिर 15 से 20, फिर 25, 30, 35, 40, 45। अब ये बिन्स बहुत ज़्यादा बना दिए हमने, सही है। एक मरतबा चला कर देखते हैं क्या हो रहा है मसला। अच्छा, यहाँ पर 2 मरतबा कोमा आ गया, सही है। तो अब आई थिंक ये वही लिया है जो ऊपर हमने देखा था, नहीं थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें याद है 50 वाला थोड़ा सा ऊपर जा रहा था ग्राफ, 50 वाला ऊपर था और ये नीचे थे, ठीक है। तो थोड़ी सी हमारी रेंज चेंज हुई है, लेकिन मोर और सेम थोड़ा सा, मतलब मोर और थोड़ा सा सेम ही आ रहा है उस तरह से, ठीक है। तो खैर आइडिया यहाँ ये देना था कि भाई बिन्स डिसाइड करना का मतलब ये है कि आप अपनी ग्राफ की सही से इन्फॉर्मेशन निकाल पा रहे हैं। अगर बिन्स बहुत बड़े हुए तो भी मज़ा नहीं आएगा डेटा को देखने में, बहुत छोटे छोटे कर दिए जब भी आप उससे कोई ज़्यादा यूज़फुल इनसाइट नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। कोई मसला इसमें बताएं, क्लियर है ये,
सही है। अच्छा, ये मैंने काम किया है फिगर लेवल फंक्शन की मदद से। अगर आप एक्सिस लेवल फंक्शन यूज़ करेंगे जब भी आपके पास बिल्कुल सेम तरीके से काम करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बाकी अभी भी काफ़ी, चलें। चलें, क्वेश्चन पढ़े क्या लिखा हुआ है ज़रा। हिस्टोग्राम बन सकता है कैटेगोरिकल डेटा के लिए? सोचें ज़रा इसको, इमेजिन करें ज़रा कि क्या हिस्टोग्राम कैटेगोरिकल डेटा पे काम कर सकता है या नहीं। जी, अब बताएं, कैटेगोरिकल डेटा पे हिस्टोग्राम बनेगा नहीं बनेगा? नहीं, बार, देखिए हम बार इसको बोल रहे हैं जो एक मतलब इस तरह का आ रहा है ना, ये रेक्टेंगल आ रहा है, इसको बार बोल सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये बार प्लॉट नहीं है, ये है हिस्टोग्राम, ये समझिएगा। अच्छा, कैटेगोरिकल डेटा बोल रहे हैं, बार प्लॉट बनेगा उसका। अच्छा, और बताएं। सही है, बोल सकते हैं। और कोई भाई? अच्छा देखें, अब सारे पॉइंट्स हैं आप लोगों के। हम फिलहाल के लिए अज्यूम कर सकते हैं कि हम कैटेगोरिकल डेटा का हिस्टोग्राम बना सकते हैं, लेकिन वो हिस्टोग्राम होगा नहीं, वो आपका जैसा आप लोगों ने बताया वो क्या होगा, बार प्लॉट होगा, या अगर उसको अच्छा सा नाम दे तो काउंट प्लॉट होगा। वो क्या नाम देंगे उसको? काउंट प्लॉट होगा। ठीक है, देखते हैं बना के। लेकिन फंक्शन हिस्टोग्राम वाला हम यूज़ कर सकते हैं, फंक्शन हिस्टोग्राम वाला काम कर जाएगा, लेकिन वो ओवरऑल उसको नाम क्या देंगे ग्राफ को? हम बार प्लॉट या काउंट प्लॉट उसको बोल सकते हैं। तो चलें, क्या करते हैं हम, डेटा क्या है मेरे पास, गैप डेटा है, या चलें गैप का डेटा उठाते हैं। इसमें क्या क्या मौजूद है, पॉपुलेशन और यह आ रहा है। ठीक है, कॉन्टिनेंट, एशिया और ये सारी चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, अब कॉन्टिनेंट हमारे पास कितने टोटल? 5 है। ठीक, तो अब मुझे क्या करना है, अब मैं चाह रहा हूँ कि लेट से एक काउंट प्लॉट बने, उसमें एक्स एक्सिस पे वैल्यूज़ हों, एशिया, यूरोप, अमेरिका, इस तरह से, और वो जितनी मतलब मेरे डेटा में आया है ना, वो उसकी वाई एक्सिस के अंदर वो टोटल काउंट आ जाए। 10 मरतबा आया तो 10 तक का बार आ जाए, यहाँ तक 100 मरतबा आया तो यहाँ से लेके वहाँ तक का बार आ जाए 100 टाइम्स। ठीक है, तो हम ये वाला काम करा सकते हैं। क्या लिखना होगा मुझे, मैं लिखता हूँ SNS डॉट हिस्ट प्लॉट, डेटा में क्या पास करूँ, गैप, और एक्स से पास कर देता हूँ मैं, क्या था, कॉन्टिनेंट। ठीक है, एग्जीक्यूट करते हैं, ज़रा देखें क्या किया इसने, हमें वो बना के दे दिया। ठीक है, एशिया कितनी मरतबा है, तकरीबन 400 टाइम्स मेरे डेटा में एशिया आया है। यूरोप कितनी मरतबा आया है, लगभग 380-70 कुछ समथिंग लाइक दैट। ठीक है,